आज नेहरू इंटरनेशनल स्कूल में चेस का कंपटीशन चल रहा था। फाइनल में एक ही क्लास के दो स्टूडेंट आमने सामने थे। एक का नाम है शिव और एक का नाम था रवि। दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिर में किसी तरह रवि ने शिव को हरा दिया और वह स्टेट चेस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो गया। और तो और गर्ल में शिव की क्रश प्रिया का भी सिलेक्शन हो गया। यह देखकर कि प्रिया का भी सिलेक्शन हो गया तो शिव और भी हताश हो गया, क्योंकि उसको पता था कि रवि भी प्रिया को पसंद करता था। और अब जब दोनों का सिलेक्शन हो गया तो दोनों एक साथ ही प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे शायद दोनों की नजदीकी बढ़ जाए। यह सब सोचकर शिव को गुस्सा और रोना दोनों आने लगा। वैसे तो शिव को इतनी जल्दी किसी भी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन प्रिया के मामले में कुछ अलग ही मामला था। अब स्कूल खत्म होने के बाद वह जैसे ही स्कूल से बाहर आया, उसने देखा कि उसके दोस्त रिया और मनन उसका इंतजार कर रहे थे। रिया और शिव बचपन के दोस्त थे। रिया शिव को पसंद करती थी, लेकिन शिव सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन एक साल से जब से प्रिया स्कूल में आई थी तब से शिव को वन साइडेड लव हो गया था। लेकिन वह इस मामले में अकेला ही नहीं था, पूरी क्लास प्रिया को पसंद करती था। और जब यह बात रिया को पता चली कि शिव प्रिया को पसंद करता था तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने 4 साल से जो मनन उसको प्रपोज कर रहा था गर्लफ्रेंड बनने के लिए, उसने उसे हाँ कर दिया। तब से यह तीनों अच्छे दोस्त बन गए। अभी जब शिव का मूड अच्छा नहीं था तो उसने उन दोनों से कहा, यार कल बात करते हैं। ऐसा कहकर वह अपने घर शिवालय में आ गया। शिव के मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे और उनकी तनख्वाह भी अच्छे से घर और शिव के ख्वाब पूरी कर सके उतनी तो थी ही। शिव जब घर आया और उसने देखा कि घर पर कोई नहीं था तो उसने घर खोल के अंदर जाकर अपने कमरे में लेट गया और फिर सो भी गया। आज फिर उसे वही सपना आया जो उसे हर रोज आता था। आज फिर से उसके दादाजी उसके सपने में आए और उससे कहा, तुम्हें उसको किसी और के हाथों में आने से पहले बचाना होगा। शिव ने पूछा, मुझे क्या बचाना होगा और किससे बचाना होगा? और मैं कैसे बचाऊंगा, मैं खुद एक अभी 18 साल का बच्चा हूँ। उसके दादाजी ने कहा, हम लोग कोई आम लोग नहीं हैं, हम पिछले कई 100 सालों से एक मिशन पर काम कर रहे हैं और तुम भी कोई आम लड़के नहीं हो। तुम्हारे हाथ में जो निशान है वह कोई आम निशान नहीं है, तुम एक। अभी दादाजी कुछ बोल ही रहे थे तभी शिव को लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है और अचानक उसकी आंख खुल गई। उसके सामने उसकी माँ सोनल खड़ी थी और कह रही थी, क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है तू? शिव ने बात संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, एक बुरा सपना देख लिया था। उसकी माँ ने कहा, ऐसे शाम को मत सोया करो वरना ऐसे ही सपने आएंगे, फिर रात को तुम सोते भी नहीं हो अच्छे से। और बताओ, आज तुम्हारे कंपटीशन थी ना, उसमें क्या हुआ? यह बात सुनकर शिव का मुंह फिर से नाराज हो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि शिव आज कंपटीशन हार गया है। उसकी माँ ने उससे कहा, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, ऐसे मायूस नहीं होते। तुम जानबूझकर थोड़े ही हारे हो। शिव ने सोचा, माँ को कौन बताए, हारने का कोई गम नहीं है, गम तो इस बात का है कि उस रवि का सिलेक्शन हो गया और अब वो और रिया साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तभी उसकी माँ ने उसके सामने ताली बजाते हुए कहा, किन ख्यालों में खो गए भाई? शिव ने कहा, कुछ नहीं। और माँ के सामने हंस दिया। फिर थोड़ी देर में खाना खाने का समय हो गया तो वो भी लोग खाना खाने किचन में आ गए। शिव ने पूछा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? तभी शिव की माँ का फोन बजा तो शिव की माँ ने फोन उठाया, सामने एक आदमी था। उसने थोड़ी देर कुछ फोन पे बात की, तभी सोनल का फोन अपने हाथ से छूटकर सोफे पर गिर गया। वह एकदम से फ्रीज हो गई। ये देखकर शिव तुरंत अपनी माँ के पास गया और पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फोन था और आप ऐसे एक ही जगह क्यों खड़ी हो?
तभी उसे तुरंत झटका लगा और उसे कोई अनहोनी होने का एहसास होने लगा, क्योंकि अभी वक्त 8:12 हुआ था और उसके पापा तो 6 बजे आ जाते थे। अब उसने अपनी माँ को पूछने लगा, क्या हुआ, किसका फोन था? अब शिव की माँ को अच्छे से होश आया और कुछ हुआ नहीं ऐसा दिखा के शिव से कहा, अरे तुम्हारे पापा के दोस्त का कॉल था और वह कह रहे थे कि उन्हें 2 महीनों के लिए कंपनी के काम से एक अलग स्टेटस में जाना पड़ेगा और वह भी अभी, और उनके मोबाइल की बैटरी डाउन थी, तो उनके दोस्त ने कॉल करके यह बात मुझे बता दी। लेकिन अपनी माँ का मुंह देखकर शिव को कुछ तो हुआ था का एहसास हो गया, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। थोड़ी देर बाद वह लोग खाना खाने किचन में चले गए। खाना खाते टाइम उसने कहा, पापा कौन से स्टेट में गए हैं? उसकी माँ तुरंत हड़बड़ा गई और वो कहने लगी, वो बेटा, वो हाँ, वो झारखंड गए हैं। शिव ने कहा, ठीक है, मैं अब उन्हें कॉल करता हूँ, अब तक तो फोन उतना तो चार्ज हुआ होगा कि बात हो सके। यह कहकर वो अपने पापा को कॉल लगाने लगा। ये देखकर उसकी माँ के मुंह के एक्सप्रेशन बदलने लगे और उन्होंने तुरंत शिव को कहा, वहां पर फोन नहीं लगेगा क्योंकि उनकी कंपनी जंगल के पास है, तो वहां टावर नहीं है। अब 2 महीने बाद ही कोई बात होगी। यह सुन के शिव को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने अपनी माँ की बात सही लगी और यकीन कर लिया। तभी उसी रात उसके निशान वाले हाथ का निशान चमकने लगा और उसको बहुत दर्द होने लगा और वह बेहोश हो गया। तभी उसकी माँ वहां आ गई। जब शिव उठा तो उसने देखा कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी और वह चिंतित दिखाया दे रही थी। शिव कुछ बोलता उसके पहले ही उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ तुझे, तू अचानक ही बेहोश हो गया और गिर गया, कुछ हुआ है क्या? शिव याद करने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था, तो उसे अपने हाथ का वह निशान याद आया और उसने अपने हाथ पर देखा, पर अब वहां पे कोई लाइट नहीं दिखी। माँ ने फिर से पूछा, क्या हुआ, ऐसे हाथ की ओर क्या देख रहा है? तो वह सोचने लगा कि माँ को सच कहूंगा तो माँ यकीन नहीं करेंगी और वह मुझे पागल समझेगी। माँ को सच कहूंगा तो माँ यकीन नहीं करेंगी और वह मुझे पागल समझेगी। ऐसा सोचकर शिव ने माँ को कुछ नहीं बताया। वह बात को घुमाते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, वह मेरा पैर पलंग से टकरा गया और मैं नीचे गिर गया, तो सर में दर्द हुआ तो मैं ऐसा ही लेटा रहा। आपको ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। ऐसा कहकर वह हंसने लगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तो शिव ने नमे सर हिला दिया। माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया और बोली, अच्छा ठीक है, अब सो जा। ऐसा कहकर माँ जाने लगी। तभी शिव ने देखा उसकी माँ का चेहरा बुझा बुझा सा था और वह कुछ परेशानी में लग रही थी, पर इस बारे में उसने कोई बात नहीं की और अपने पलंग पर लेट गया। रात को शिव को फिर से वही ख्वाब आया, लेकिन उसके दादाजी ने पहली बार उसे कुछ ऐसा कहा कि शिव सोच में चला गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने शिव को एक कत के बारे में बताया। पर उन्होंने और कुछ ज्यादा नहीं कहा, सिर्फ कहा कि तुम ही अब दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। इतने में शिव की नींद टूट गई। वह सोच में चला गया कि दादाजी कौन से कत के बारे में बात कर रहे थे और क्या बकवास जैसी बात बोल रहे थे कि मैं ही दुनिया को बचा सकता हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कहीं माँ मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही और पापा को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि आज अचानक पापा का जाना, मेरे हाथ के निशान में हलचल होना और दादाजी का कत के बारे में कहना, यह सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो मेल खा रहा है। ऐसा वह सोच ही रहा था कि तभी उसने ठान लिया कि मैं एक बार दादाजी के घर जाके उनके घर में उस कत को ढूंढूंगा, शायद वहां मिल जाए। ऐसा सोचकर वह फिर से सो गया। अगले दिन वह जल्दी जल्दी रेडी हो गया और घर के बाहर निकलने लगा। तभी उसकी माँ ने उससे पूछा, आज कहाँ जा रहे हो? आज तो इतवार है, आज तो छुट्टी है ना।
शिव तुरंत बहाना बनाते हुए बोला, मैं मनन के वहां जा रहा हूं, आज उससे मिलने का वादा किया था। यह सुन के उसकी मां ने उससे कुछ और नहीं पूछा। जाते वक्त उसने चुपके से अपने दादाजी के घर की चाबियां ले ली और निकल गया। उसके दादाजी का घर उनके घर से सिर्फ 3 किमी के दूरी पे था। जब उनके दादा दादी गुजर गए तब से वह वहां से यहां शिफ्ट हो गए। शिव अब उसके दादा के घर पे आ गया और चाबी से ताला खोल के घर में दाखिल हुआ। अंदर जाके सबसे पहले वह अपने दादा के कमरे में गया। पूरे घर में उसके पापा के कमरे के बाद वही कमरा सबसे बड़ा था। शिव वहां पे वह कत ढूंढने लगा पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने अपने पापा के कमरे में ढूंढा, वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा करके उसने पूरा घर छान मारा लेकिन उसे ऐसा कोई कत नहीं मिला जिससे उसे अपने सपनों का और कोई निशान का पता चल पाए। आखिर में वह थक हार के बैठ गया और उसने घड़ी में देखा तो अब शाम होने आई थी। अब उसे लगा कि मैं ही पागल हूं कि एक सपने की वजह से ऐसे सब कुछ उलट पलट कर कत ढूंढ रहा हूं। जब वह घर जाने का सोच के खड़ा हुआ तो वहां उनके परिवार के फोटो के पास उसे अपना बचपन का खिलौना मिला और उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसके दादा उसके लिए वह खिलौना लाए थे और वह उससे सबसे ज्यादा खेलता था। यह सब सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने वह खिलौना ले लिया। फिर अपने पुराने घर से बाहर निकल आया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब शिव घर जा रहा था तभी एक शराबी उससे टकरा गया और वह खिलौना नीचे गिर गया। वह उसे नीचे से उठाए उससे पहले ही उस शराबी ने उसे उठाया और शिव को गाली देने लगा कि देख के नहीं चल सकते और अनाप शनाप बोलने लगा। फिर गुस्से में आकर शराबी ने वो खिलौना पूरी ताकत से जमीन पे दे मारा। जैसे ही वह खिलौना जमीन पे गिरा वो वही टूट गया। यह देखकर शिव को बहुत गुस्सा आया और वह शराबी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर फिर से उस खिलौने पे गई जो टूटा हुआ था। जब उसने गौर से देखा तो उसमें एक कत था। ये देख के उसकी आंखों में चमक आ गई और शिव ने उस शराबी को छोड़कर कत को उठा लिया और संभाल के जेब में रखकर अपने घर चला आया। उसने देखा कि आज भी मां मायूस थी। आज फिर उसने पूछा, मां कुछ हुआ है क्या? लेकिन उसकी मां ने उसे देखते ही अपने मुंह की लकीरें बदल दी और हंसने लगी और कहा, कुछ नहीं, ऑफिस के काम के बारे में सोच रही थी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूं। ऐसा कहकर वह रसोई में चली गई। शिव को अब पक्का लगने लगा, कुछ तो ऐसा है जो मेरे परिवार वाले मुझसे छुपा रहे हैं। फिर वह हाथ मुंह धोके खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह तुरंत अपने कमरे में पढ़ाई करने जा रहा हूं ऐसा कहकर चला आया। अब कमरे में आके उसने कमरे को अंदर से लॉक किया और अपने पलंग पर बैठ गया। शिव ने अपनी जेब में से वो खत निकाला और उसे खोल के पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बेटा शिव, मुझे पता नहीं यह खत तुम्हें मिलेगा तो मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, पर मैं तुम्हें इसमें हमारे एक ऐसे मिशन के बारे बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ हमारे जैसे कुछ लोग कई 100 सालों से कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी को दूसरे ग्रह से बचा रहे हैं। इस खत से मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इसके जरिए बताना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें आगे क्या करना है। वो निशान जो तुम्हारे हाथों में है वह क्या है? ये सारे जवाब तुम्हें तुम्हारे पापा से मिल जाएंगे। उनको तुम पूछोगे तो शायद वे तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें सबकी जान का खतरा है जो भी इस मिशन में है। तुम्हारे पापा भी अभी मेरे बाद इस मिशन को चला रहे हैं, लेकिन अब दुश्मन इतने ज्यादा और ताकतवर हो गए हैं कि लगता नहीं तुम्हारे पापा उन्हें हरा पाएंगे। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा और अपने पापा की मदद करनी होगी। तुम्हें अगर इस मिशन में जाना है तो इसके बारे में सब कुछ तुम्हें मेरे दोस्त के बेटे मिस्टर राहुल बख्शी से पता चल जाएगा। उनके पिता भी मेरे साथ इस मिशन में थे, लेकिन राहुल बख्शी पृथ्वी पे रहकर ही इस मिशन को लीड करते हैं।
वहां जाके तुम उनसे कहना कि सबसे सुंदर जोड़ी पृथ्वी की चांद से, यह वह कोड है जिससे वह तुम्हें पहचानेंगे और तुम्हें सारी मिशन की डिटेल और तुम्हें खुद से रूबरू करवाएंगे। और आगे तुम मिशन में जाने का सोचो तो मिस्टर राहुल बख्शी पे भरोसा रखना, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अलविदा मेरे बच्चे। यह पढ़कर अब शिव का सर घूमने लगा। वह सोचने लगा कि इतने सालों से मुझे जो ख्वाब आ रहा था वह सच था और पापा कोई दूसरे स्टेट में नहीं बल्कि एक मिशन पे हैं, यानी माँ मुझसे झूठ बोल रही है जिससे मुझे कुछ पता ना चले और मैं टेंशन ना करूं। अब तो मुझे कल मिस्टर राहुल से मिलना ही पड़ेगा। अब शिव ने मन में पक्का करके अगले दिन मिस्टर राहुल की ऑफिस को जाने की तैयारी कर ली और वह अपने हाथों का निशान और अपने पापा कहाँ पे थे वह भी जानना चाहता था। यह सब सोचते सोचते वह सो गया। अगले दिन जब शिव की नींद खुली तो शुभ के 7 बज रहे थे और उसके स्कूल का टाइम शुभ 10 बजे का था। लेकिन आज उसे मिस्टर राहुल से भी मिलना था तो वह आज जल्दी नहा के तैयार हो गया और शुभ का नाश्ता करके स्कूल की ओर निकल गया। वहां सोनल भी ऑफिस जाने को निकली। उसने शिव को कहा ध्यान से जाना और समय से जल्दी लौट आना। शिव हाँ में सिर घुमाते जाने लगा। अभी 9 बज रहे थे और वो दादाजी के बताए पत्ते पर पहुंच गया। वहां एक बड़ी कंपनी की ऑफिस थी। वहां जाके वह रिसेप्शन पे जाके पूछता है मुझे मिस्टर राहुल बख्शी से मिलना, तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर अभी आए नहीं है और उनसे मिलने से पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यह सुन के राहुल ने कहा ठीक है, तो मैं मिस्टर राहुल से कब मिल सकता हूँ? इस पे उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर का आज का शेड्यूल बिजी है, तुम कल 2 बजे सर को मिल सकते हो। यह सुनकर शिव हताश हो गया और वह कंपनी से बाहर निकल गया। अभी वह कंपनी से बाहर निकला ही था कि उसके सामने एक लंबी ब्लैक जैगुआर कार आके खड़ी हो गई। उसमें से एक 41 की उम्र का आदमी बाहर आया, लेकिन उसे देख के लगता नहीं था कि वह 41 का होगा, वह सिर्फ 28 का लग रहा था। उसकी बॉडी और फिगर वेल सेट थे। उसे देखते ही शिव को लगा कि हो ना हो यही मिस्टर राहुल है। वह भागते हुए वहां गया और उन्हें ग्रिड किया तो राहुल के बॉडीगार्ड ने उसको साइड कर दिया। तो शिव चिल्लाए मिस्टर बख्शी मुझे आपसे बात करनी है। तो वहां राहुल खड़ा रहा और सॉफ्ट वॉइस में कहा देखो बच्चे मेरा आज का शेड्यूल बिजी है, तुम कल की अपॉइंटमेंट ले लो। ऐसा कह के वह जाने लगे। तभी शिव को कुछ याद आया और वह फिर से जोर से चिल्लाए सबसे सुंदर जोड़ी पृथ्वी की चांद से। ऐसा चिल्के वह चुप हो गया। उधर राहुल का एक बॉडीगार्ड वहां आया और उसे धक्का देने ही वाला था कि राहुल ने उसे रोक लिया और अब राहुल की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। उसने शिव की ओर देखते हुए कहा तुम्हारा नामा मिस्टर शिवराज है ना? शिव ने हाँ मैं सर हिलाया। राहुल दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। फिर मिस्टर राहुल ने आज की सारी मीटिंग पोस्टपोन करवाई और शिव को लेके सबसे ऊपर के माले पे ले गए। वहां पे एक बड़े से केबिन में वे दोनों गए और मिस्टर राहुल ने अपनी सेक्रेटरी को किसी को भी अंदर आने से मना कर वो अंदर आ गए। उन्होंने शिव को बिठाया और बात शुरू की कि तुम्हारे दादा यानी मिस्टर आनंदराज और मेरे पापा यानी केतन बख्शी 2 पक्के दोस्त थे। तुम्हारे दादा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि एक ना एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे और इस कोर्स से मिशन के बारे पूछोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी कई सवाल है, लेकिन मैं सब पहले से सारू करता हूँ जिसे तुम सब समझ सको। आखिर में अगर इससे तुम्हारे सवाल का कोई जवाब ना मिले तो तुम मुझसे पूछना। यह सुन के शिव ने अपना सिर हाँ में घुमाया। राहुल ने अपनी बात शुरू की कि आज से 156 साल पहले यानी साल 1986 में तुम्हारे दादाजी के दादाजी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने गैलेक्सी में हो रहे बदलाव का निरीक्षण किया और उन्हें पता चला कि इस यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले ही नहीं और भी कई गैलेक्सी और यूनिवर्स है जहां लोग रहते हैं, लेकिन वह सब बहुत ज्यादा खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। यानी तुम यह समझ लो कि अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वह वो लोग 200 साल पहले करते होंगे। यह सुन के शिव हैरान हो गया।
मिस्टर राहुल ने अपनी बात शुरू रखते कहा, फिर तुम्हारे दादाजी के दादाजी और उनके टीम के लोगों ने सोचा कि अगर यह लोग एक बार पृथ्वी पर आ गए तो हमारा जीना मुमकिन नहीं। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे दूसरे ग्रह पर जा सके। तब रॉकेट थे पर उसमें कई दिन लग जाते थे जाने की और आने की। तो उन लोगों ने एक ऐसा मशीन बनता जो तुरंत यानी आंखों के पलकते ही दूसरे प्लेनेट पे हमें पहुंचा दे। पर उसमें पैसे बहुत हो जाते थे और उस वक्त उतने नहीं थे कि हम लोग जाकर वापस आ सके। इसलिए तुम्हारे दादा के दादाजी ने कई ऐसे उनके भरोसे के लोगों की टीम बनाई और सबको टीम में डिवाइड कर पृथ्वी के पास के सभी प्लेनेट पे तैयारी के साथ भेज दिया और उनको एक सूट दिया जो एकदम हल्का और मजबूत था और ऑक्सीजन और दूसरे गैस से मिक्स होके वह ऑक्सीजन उन्हें देगा। वह लोग चले गए वहां और वहां वे लोग 8 साल तक रहे। 8 साल बाद जब मशीन का आने का टाइम हुए तो वहां पे हर एक प्लेनेट पे 120 की टीम भेजी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 से 31 लोग ही वापस आ पाए। आके उन्होंने वहां पे क्या सिस्टर है और क्या कुछ हो रहा है, उनका रहने का बोलने का वहां की टेक्नोलॉजी सब के बारे में बताया। यह सब जानकर तुम्हारे दादाजी के दादाजी शोक हो गए। और जब उन्हें पता चला कि गैलेक्सी के बीच वॉर चल रही है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, यह सोचकर उन्होंने वह लोग जो भी सभी प्लेनेट से टेक्नोलॉजी लाए थे उसे मिला के एक चिप तैयार की और उन लोगों को कहा इसमें वह सारा डाटा है जो तुम लोग यहाँ लाए हो, पर यह बस एक ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप में से कौन यह चिप लेना चाहेगा। इसमें वह सारी नॉलेज और वो सारी ताकत है जिससे तुम वहाँ के लोगों का सामना कर सकोगे। यह सुन उन लोगों के आंखों में चमक आ गई। पर वाई तुम्हारे दादा के अच्छे दोस्त थर तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उसके दिमाग में चिप ट्रांसप्लांट करने का तय किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी की बॉडी में ये चिप डाल रहे थे तभी उसके दिमाग में ट्यूमर हो गया और वह वही तड़प तड़प के मर गया। यह देख के दूसरे लोगों ने ना कह दिया। फिर वहां तुम्हारे दादा के दादाजी अकेली रह गए तो उन्होंने अपने अंदर इसे ट्रांसप्लांट किया और वह कामयाब भी हुए। अब तुम्हारे दादाजी के दादा के पास सारी नॉलेज और ताकत थी तो फिर से उन्होंने एक टीम बनाई और सबसे कमजोर प्लेनेट पे जाने का तय किया। और उनमें तुम्हारे दादाजी के दादा भी थे। जब वह गए तो इस बार कुछ को छोड़कर सारे के सारे वापस आ गए और वह लोग इस बार वहां के कमांडर को भी खत्म करके आए थे। आके तुम्हारे दादाजी जी ने ऐसी ही दूसरी कई चिप्स बनाई और तुम्हारे दादा के चिप को भी अपडेट किया। और अब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अच्छी थी और पैसों की भी कमी नहीं थी। तो अब हम सब लोगे में वह चिप्स डालने लगे और ऐसे हम दूसरे प्लेनेट का सफाया करने लगे। लेकिन जब तुम्हारे दादा के दादा और तुम्हारे दादा के पापा के जाने के बाद अब वह चिप तुम्हारे दादा के पास आई पर वह उनसे जुड़ी नहीं। और ये भी चिप सिर्फ एक बार जिस इंसान से जुड़े उसके ही ब्लड रिलेशन में सेट होती है या किसी के भी नहीं। पर तुम्हारे दादाजी के ब्लड में कुछ गड़बड़ हुई और वह चिप तुम्हारे दादा से नहीं जुड़ी। फिर हमारी ताकत कम हो गई। वैसे तो हमने हमारी गैलेक्सी से सारे दूसरे लोगों को हरा दिया पर दूसरी गैलेक्सी के और ताकतवर लोग अब हमारी गैलेक्सी में आने को तैयार थे। अभी तक कई लोगों ने कई प्लेनेट पे जीत पाई है और उनके पास उनकी चिप्स है, लेकिन उसमें तुम्हारे दादा के पास जो चिप थी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उस चिप में सभी गैलेक्सी की अब तक की सारी टेक्नोलॉजी की अपडेट है। पर जब से तुम्हारे दादा के दादा और दादा के पापा चले गए वह चिप ऐसी ही रह गई। फिर तुम्हारे दादा ने कोई नई चिप ली और वह मिशन के लिए निकल गए। वहां उन्होंने एक मिशन में मेरे दादा केतन बख्शी की जान बचाई और ऐसे उनकी मुलाकात हुई।
फिर वह पके दोस्त बन गए। फिर वहां के प्लेनेट का काम खत्म करके वह आए तो तुम्हारे पापा के अंदर वह चिप डालने का तय किया, लेकिन वहां भी सेम जीन्स में एरर आई तो तुम्हारे पापा भी उसे ना ले सके। फिर उनको भी वही तुम्हारे दादा जो चिप यूज करते थे वह नॉलेज को अपडेट करके उसमें और वह पुरानी चिप्स में डाल दिया। तुम्हारे दादा की चिप तुम्हारे पापा में आ गई और तुम्हारे दादा के दादा की चिप ऐसी ही रही। अब हमारे पास पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सब लोग जब चाहे अपने घर आ जाते थे। और तुमको इतना तो पता होगा कि टाइम तो हर प्लेनेटस का अलग अलग था, यानी यहाँ का एक दिन तो वहाँ के 10 दिन या एक महीना या एक साल कुछ भी होता था। तो तुम्हें लगता कि तुम्हारे पापा शुभ जाते हैं और रात को आते हैं, लेकिन वह जाते थे और 20 दिन बाद आते थे। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे तो तुम्हारे सर में चोट आई थी तो तुम्हें अस्पताल ले गए। वहां तुम्हारे सिर से खून गिर रहा था तो उसका सैंपल लेके तुम्हारे दादाजी मेरे पापा के पास आए और लैब में टेस्ट किया तो वह चिप तुम्हारे डीएनए से मैच हो गई। फिर हमने तुम्हें उस अस्पताल से शिफ्ट करके उस लैब में ले गए और वह चिप डाल दी, साथ ही कुछ तुम्हारे दादा के मैसेज भी डाल दिए जिसे वह तुम्हें कुछ कुछ टाइम पे कुछ बता सके। फिर 2 दिन पहले तुम्हारे पापा को पहली बार दूसरे यूनिवर्सल के प्लेनेट पे भेजा गया, पर फिर जैसे ही हमने तुम्हारे पापा को उस नए प्लेनेट पे भेजा तो हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया और फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यह सुन के शिव एकदम शॉक में आ गया और उसने पूछा मेरे पापा उस प्लेनेट पे कब से है? तो मिस्टर राहुल ने जवाब देते हुए कहा यहाँ का एक दिन वहाँ के 6 माह के बराबर है। यह सुनकर शिव और टेंशन में आ गया। फिर उसने कहा यानी पापा वहाँ पे 1 साल से है। इस बात पे राहुल ने हाँ में सर हिलाया। तो शिव ने कहा वह ठीक तो होगे ना? इस बात पे मिस्टर राहुल ने कहा वह तो पता नहीं क्यों अब हम उनसे कोई संपर्क कर नहीं पा रहे, पर वह चिप जो उनके अंदर है वह अभी भी एक्टिव है, मतलब वह अभी जिंदा तो है ही, पर उस प्लेनेट पर कहाँ है वह पता नहीं। ये सुनकर शिव को थोड़ा चैन मिला कि उसके पापा अभी जिंदा तो है, पर फिर उसे कुछ याद आया और कहाँ पर परसों मेरी माँ को एक कॉल आया था, उसमें कोई कह रहा था कि पापा तो झारखंड गए हैं। उस पे मिस्टर राहुल बोले वह मैंने ही कॉल किया था, लेकिन तुम्हारी माँ को मैंने सब सच बताया था। यह सुनकर शिव सोचने लगा यानी माँ को सब पता है पर वह मुझसे ये सब छुपा रही है। तो अब शिव आगे बोला पर जब 2 महीने बीत जाएंगे और पापा के आने का वक्त होगा तो उनकी उम्र तो 30 साल बढ़ गई होंगी, यानी शायद से ही वह ठीक वापस आ सके। इस बात पे मिस्टर राहुल हंसने लगे। यह देख के शिव कंफ्यूज खड़ा रहा। उन्होंने फिर कहा अरे अभी मैंने कहा अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारे पास तो दूसरे प्लेनेट की भी टेक्नोलॉजी है। तो जब भी कोई दूसरे प्लेनेट जाते हैं तो उसे वहां के और पृथ्वी के मुताबिक एक सीरम इंजेक्ट किया जाता है जिसे वह भले ही दूसरे प्लेनेट जाए पर उनकी बॉडी अर्थ के टाइम के मुताबिक ही रिएक्ट करेंगी। ये सुनकर शिव एक बार फिर से खुश हो गया और वह जैसे ही आगे कुछ पूछने वाला था तभी मिस्टर राहुल ने कहा पर अभी हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया है तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। वैसे तो जो टीम वहां पे गई है उनमें तुम्हारे पापा सबसे ताकतवर है, तो चिंता की कोई बात नहीं। पर यह सुन के शिव को पापा की चिंता होने लगी। उसने पूछ पापा कहाँ पे गए हैं, उस प्लेनेट का नाम क्या है? इस पे मिस्टर राहुल ने कहा वह दूसरी यूनिवर्सल के प्लेनेट पे गए हैं, हम उसे अर्थ 29 इंच कहते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नए प्लेनेट ढूंढे हैं उसमें 32 ऐसे प्लेनेट हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। उसे हमने ऐसे एक सेक्वल में नाम दिया जो जितना ताकतवर उसका डिजिट उतना बड़ा। हमने 28 प्लेनेट को हरा दिया है। अब इस अर्थ 29 का मिशन चालू है पर अब वहां पे किसी से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है।
अब शिव बीच में ही कहने लगा, वह लोग उस चिप की मदद से क्या वापस आने का रास्ता नहीं खोज सकते? तो इस पे मिस्टर राहुल ने कहा, नहीं, उनकी चिप में उतनी पावर नहीं है। उनकी चिप में सिर्फ वह जहां जहां जाते हैं वहां की ही टेक्नोलॉजी साथ लेते हैं, दूसरी उनमें ट्रांसफर नहीं होती। वह एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे अंदर जो चिप है उसमें ही है। इसलिए तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो इस दुनिया को अब बचा सकते हो। इस पे शिव ने कहा, पर मुझे तो अभी तक यह पता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई चिप है, और अगर है भी तो मुझे यह भी पता नहीं कि उसको इस्तेमाल कैसे करें। इस पे मिस्टर राहुल ने कहा, वह चिप हमने तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट की हुई है और उसी का कंट्रोल तुम्हारे इस हाथ में है। जहां पे यह गोल निशान है उससे उसे कंट्रोल किया जाता है, बस तुम्हें उसे एक्टिव करना बाकी है। पर अगर यह एक्टिव तुम कर लेते हो तो तुम्हें भी फिर इस मिशन में शामिल होना पड़ेगा, और इसलिए तुम यह बात भूल जाओ अभी। और वैसे भी वहाँ और भी बहुत लोग हैं जो उस प्लेनेट पे हैं और वहाँ के लोगों का सामना कर रहे हैं। इस पे शिव ने कहा, वहाँ के लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वह लोग हमसे इतने ज्यादा ताकतवर है? इस पे मिस्टर राहुल ने कहा, मुझे माफ करना शिव, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं यह तुम्हें नहीं कह सकता। यह सब हमें किसी को भी बताने से मना किया है, लेकिन तुम मिस्टर आनंद राज के पोते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ कुछ बातें बता दी। इस पे शिव ने कहा, पर इससे बताने से क्या प्रॉब्लम होगी? तो मिस्टर राहुल ने कहा, जैसे तुम्हारे दादा के दादा ने यह खोज करके मिशन शुरू किया था तो उनके ही लेब के एक आदमी जो आहूजा फैमिली का था उसने अपने पैसों से ही ऐसी मशीन बनाई, और वह भी ऐसे ही प्लेनेट पे लोगों को भेजने में लगा है। वह अभी भी उस चिप को ढूंढ रहा है जो तुम्हारे अंदर है, और अगर यह बात दुनिया के सामने आ गई तो वे लोग आराम से जी नहीं पाएंगे और हड़कंप मच जाएगा। यह सुनकर शिव ने कहा, हम ठीक है। पर अभी शिव बात कर रहा था कि राहुल ने शिव को कहा, शायद अभी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यह सुन के शिव ने वहां घड़ी में टाइम देखा तो 10 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे। पर शिव को अब आज स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे आज अपने पापा के बारे में और जानना था। लेकिन जब उसने यह बात मिस्टर राहुल को कही तो उन्होंने कहा, आगे की बात हम कल इसी टाइम कर लेंगे, अभी तुम स्कूल जाओ। फिर यह सुनकर शिव स्कूल चला गया। आज जब वह स्कूल में अपने क्लास में गया तो उसने देखा कि प्रिया क्लास में नहीं है, तो उसने अपने दोस्त मनन से पूछा कि ये रिया आज स्कूल में नहीं आई क्या? तो उसने कहा, आई तो है, लेकिन वह और रवि स्टेट लेवल चेस में सेलेक्ट हुए हैं, तो दोनों आज मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं होले में। यह सुन के शिव मायूस हो गया। तभी उसका मुंह देख के चिढ़ाते हुए प्रिया उसे बोली, हाँ हाँ देखो दीवाना कैसे उदास हो गया। ये सुन के शिव का मुंह शर्म से लाल हो गया, पर वह कुछ बोला नहीं। फिर उनकी क्लास शुरू हो गई। अब के जमाने कोई टीचर क्लास में नहीं आते थे। वहां एक 3D होलोग्राम आया और वह उनको पढ़ाने लगा। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम को वे तीनों साथ में घर की और निकले बाहर। शिव ने प्रिया को रवि के साथ बात करते देखा। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और रिया और मनन उसका मजाक उड़ाने लगे। ऐसे बातें करते करते वह अपने घर चले आए। जब वह घर आया तो उसने देखा आज उसकी माँ जल्दी ऑफिस लौट आई है। वह घर में गया और माँ को ढूंढने लगा। उसने देखा तो माँ अपने कमरे में सो रही थी। वह कमरे में गया और देख तो उसकी माँ को बुखार आया हुआ है। वह तुरंत उठा और दवाई लेके आया और माँ को खिलाई। माँ ने देखा कि शिव आ चुका है तो वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा, बेटा तुम आ गए? शिव ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वह माँ के पास बैठ गया और माँ से पूछा, क्या आपको किसी बात की परेशानी है? शिव ने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि उसे अब पता चल चुका है कि उसके पिता कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह आज जरा बुखार था तो जल्द आ गई और सोचा थोड़ा आराम कर लूं। फिर उन्हीं ने कहा, तू फ्रेश हो जा, मैं खाना बना देती हूँ। तो शिव ने कहा, आज आप रहने दो, मैं पास में से टिफिन मंगवा लेता हूँ, आप आराम करो।
उसकी माँ ने ठीक है कहा और वह आराम करने लगी। अब शिव को माँ की ऐसी हालत देख के अपने पापा की और चिंता होने लगी। उसने तय किया कि वह कल मिस्टर रोहन से मिलेगा और वह खुद अपने पापा को ढूंढने जाएगा, ऐसा कहेगा। ऐसा सोच के कि वह कमरे से बाहर आके टिफिन का ऑर्डर दे दिया और वापस माँ के पास जाके बैठ गया। वह पूरी रात माँ के पास बैठा और उनकी देखरेख की। फिर अगले दिन उसने अपनी माँ को ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा, पर उसकी माँ ने मना करते कहा मैं आज ठीक हूँ, पर वो भी नहीं माना और उसने खुद अपनी माँ के ऑफिस में कॉल करके लीव के लिए कह दिया। फिर उसने सुबह लाइट ब्रेकफास्ट खुद बनाया और माँ को खिलाया। फिर वह माँ को आराम करने को बोला और वह स्कूल जा रहा है ऐसा कह के निकल गया। आज वह फिर से मिस्टर राहुल से मिलने ऑफिस पहुंच गया। इस बार उसे कंपनी में किसी ने नहीं रोका। वह डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे चला गया और फिर सीधे मिस्टर राहुल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही राहुल की नजर शिव पे गई, उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। फिर उन्होंने उसे कुछ नाश्ते के बारे में पूछा, पर उसने मना करते हुए डायरेक्ट कह दिया कि मुझे अर्थ 29 इंच पे भेज दो, मुझे मेरे पापा को ढूंढना है। यह सुन के पहले तो मिस्टर राहुल शॉक हो गए, फिर वह तुरंत हंसने लगे। यह देख के शिव कंफ्यूज हुआ और बोला मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वहां जाना है। तो इस पर मिस्टर राहुल बोले देखो शिव, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम्हें वहां मैं नहीं जाने दे सकता। ये सुन के शिव हैरान होके पूछने लगा क्यों आप मुझे नहीं जाने दोगे? अब मैं 18 साल का भी हो चुका हूँ। तो इस पर वह बोले हाँ मुझे पता है कि तुम 18 साल के हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ दो वजह से नहीं भेज सकता। पहली तो वहां तुम ऐसे जाओगे तो तुरंत ही मारे जाओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो लेकिन तुम फिजिकली बहुत ही वीक हो। वह तुम्हें चुटकी में मसल सकते हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और मान लो हमने तुम्हें ट्रेन कर भी दिया और केपेबल बना भी दिया, फिर भी दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारी माँ को हम क्या कहें, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इन सब से दूर रखना चाहते हैं। यह सुन के शिव गहरी सोच में चला गया और तभी फिर से उसके हाथ का निशान चमकने लगा और उसके सिर में तेज दर्द उठा। यह देख मिस्टर राहुल तुरंत समझ गए और उन्होंने तुरंत अपने टेबल से एक गोली निकली और उसे खिला दी। फिर शिव का दर्द थोड़ी देर में शांत हो गया। फिर जब शिव इस गोली के बारे में मिस्टर राहुल को पूछने के लिए उनकी ओर देखता है तो वह देखता है कि वो कोई सोच में है। तभी राहुल ने देखा कि शिव उन्हें ही देख रहा है, तो वे उसे तुरंत पूछते हैं कि तुम्हारा ये निशान कब से चमक रहा है। ये सुन के शिव पहले तो घबरा जाता है, पर फिर कुछ सोच के वह कह देता है कि जब आपने घर पे कॉल किया था और पापा के बारे में बताया था, उसी रात पहली बार ये चमक रहा था और फिर मैं बेहोश हो गया। फिर उसने आगे की सारी बात बताई और कहा फिर वह सिर्फ आज चमक रहा है। यह सुन के मिस्टर राहुल फिर से किसी सोच में चले गए। जब शिव ने मिस्टर राहुल को फिर से किसी सोच में देखा तो उसे शक होने लगा कि जरूर कुछ ऐसी बात है जो मेरी इस चिप के बारे में इन्हें पता है और वह मुझे बता नहीं रहे। ऐसा सोच के वह मिस्टर राहुल को कहने लगा कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो इस चिप को लेके, मतलब ऐसा कुछ जो मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता नहीं है। यह सुन के राहुल शिव की और गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा एक बात और थी जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। शिव ने कहा वह कौन सी बात है? तो मिस्टर राहुल ने जवाब देते हुए कहा तुम्हारे अंदर जो चिप है वह पहले जब बाहर थी और तुम्हारे दादाजी के अंदर डाल रहे थे तो वह उनमें ट्रांसप्लांट नहीं हुई, तो हमने उनके अंदर एक नई चिप डाल दी, मगर भविष्य में शायद कोई अनहोनी ना हो और हो तो हमें तुरंत पता चले, इसलिए हमने उसका एक कनेक्शन तुम्हारी इस चिप में दे दिया। यानी उस चिप के यूजर पे जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो यह सिग्नल देने लगेगा। जब यह बात शिव ने सुनी तो पहले वह कुछ सोचने लगा, फिर अचानक उसका चेहरा टेंशन में आने लगा और वह बोलने लगा मतलब अभी तो यह चिप मेरे पापा के पास है, मतलब वह कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। यह सुनते ही शिव बेहोश सा हो गया।
मिस्टर राहुल ने उससे संभाला और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर सच तो वह दोनों जानते थे कि अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और वक्त भी कम है। शिव अब उठा और जुनून भारी आंख लिए मिस्टर राहुल की ओर देखते हुए कहा, अब कुछ भी हो जाए मुझे इस मिशन में जाना है, आप मुझे प्लीज अर्थ 29 पे भेज दो। शिव की आंख का जुनून देख मिस्टर राहुल समझ गए कि अब यह नहीं मानेगा। तो आखिरी बार उन्होंने शिव से कहा, एक बार अगर तुम वहां चले गए तो सालों तक तुम अपने घर से दूर हो जाओगे, भले ही यहाँ कुछ महीने ही क्यों ना बीते पर वहां सालों बीत चुके होंगे, और वहां पे तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर कोई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अभी मिस्टर राहुल सब बता रहे थे कि शिव बोलने लगा, मुझे पता है पर मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। अब मिस्टर राहुल को लगा कि शिव को ट्रेन करने का समय आ गया है, तो वह बोले, ठीक है पर जाने से पहले हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, फिर अगर उस ट्रेनिंग में तुम सफल हो जाओगे तो हम तुम्हें वहां भेज देंगे। शिव ने कहा, ट्रेनिंग में कितना वक्त लगेगा? तो इसके जवाब में मिस्टर राहुल बोल, 4 से 5 महीने। ये सुन के शिव आग बबूला हो उठा और बोला, उतना तो वक्त भी नहीं हमारे पास, मेरे पापा को तब तक कुछ हो ना जाए। यह सुन के मिस्टर राहुल हंसने लगे। यह देखकर शिव और गुस्सा हो उठ पर वह कुछ और बोलता उससे पहले मिस्टर राहुल बोले, पागल, मैंने 4 से 5 महीने कहे जरूर है पर यहाँ के नहीं। ये बात सुनकर शिव थोड़ा हैरान हो गया और बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो उसके जवाब में राहुल ने कहा, हम तुम्हें ट्रेनिंग के लिए तुम्हें दूसरे प्लेनेट भेजेंगे और वहां पे तुम्हें 4 से 6 महीने रह के सब कुछ सीखना है और समझना है। तब शिव के जान में जान आई पर फिर उसने पूछा कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है और वहाँ के 4 से 5 महीने यहाँ के कितने होत है? इसके जवाब में मिस्टर राहुल बोले, हम तुम्हें एर्थ 12 पे भेजेंगे और वहाँ के 4 महीने यानी यहाँ का सिर्फ एक दिन। यह सुन के शिव को खुशी हुई पर अचानक उसके दिमाग में कुछ सवाल आ गए। उसने कहा, पर पापा, तो अर्थ 29 में, तो मुझे अर्थ 12 में क्यों भेजा जा रहा है? मिस्टर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि अर्थ 29 पे बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं और उनका और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है और वहाँ पे सबको अपनी जान की फिक्र है, तुम्हें वहाँ कोई ट्रेन नहीं कर सकता। पर मैंने जैसे कहा, अब तक हमने आगे 2 से 28 अर्थ को कब्जे में ले लिया है और वहाँ पे हमारे कैंप भी है और तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए टेक्नोलॉजी भी है। और तो और अर्थ 12 इसलिए क्योंकि वहां अभी भी कई ऐसे लोग हैं और ऐसी जगह है जो अभी काबू में नहीं है, तो वहां पे तुम ट्रेनिंग भी करोगे और उसके बाद वहां जिस जगह अभी हमारा कब्जा नहीं है, तुम वहां जाके उस पे कब्जा करने में मदद करोगे। उसके बाद हम देखेंगे कि तुम एर्थ 29 पे जाने के लिए तैयार हो या नहीं। यह सुनकर शिव ने कहा, वह सब तो ठीक है पर आपने अभी ऐसा क्यों कहा कि हम सब तुम्हें ट्रेन करेंगे? उसका क्या मतलब है? यहाँ और कोई भी है जो इस मिशन में है? इस बात पे मिस्टर राहुल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बच्चे, तुम अकेले थोड़े दुनिया को बचा लोगे, माना की उम्मीद तुमसे है, लेकिन अकेले थोड़ी जंग जीती जाती है, सेना भी होती है ना। अब तुम भी इस मिशन में शामिल हो रहे हो तो अब मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हर प्लेनेट पे कई हजारों लोग जो जाते वहाँ वो ट्रेन होते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी चिप में स्टोर करते हैं। फिर जब उनकी ट्रेनिंग और उस प्लेनेट का काम खत्म हो जाता है तो वह दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं, लेकिन वे दूसरे प्लेनेट तभी जा सकते हैं जब उस प्लेनेट के हमारे कमांडर से उन्हें मंजूरी मिलती है, समझे? शिव ने पूछा, यानी मुझे वहां पे ट्रेनिंग करके वहां के लोगों को हराना होगा और फिर अर्थ 29 पे जाना होगा, ऐसा ही ना? इस पे मिस्टर राहुल ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, एक तरह से तुम यह कह सकते हो। यह बात सुन के शिव चौंक गया और बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आपने क्या कहा? तो राहुल ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम वहां जाके ट्रेनिंग लोगे और फिर तुम्हारी एबिलिटी से तुम्हें आगे कौन से प्लेनेट पे भेजा जाए वह तय होगा। यह सुनकर शिव शॉक हो गया
और वह कहने लगा यानी मतलब अगर मैं कोई ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता और अगर मैं वहां के लोगों को मारने में अच्छा साबित ना हुआ तो वह लोग मुझे कोई दूसरे कमजोर प्लेनेट पे भेजेंगे। इस पे राहुल ने कहा देखो शिव, वहां तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी, फिर अगर तुम सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो वो तुम्हें ताकतवर मानेंगे और तुम्हें अर्थ 29 पे भेज देंगे, मगर तुम ट्रेनिंग में फेल हुए तो वह तुम्हें एर्थ 12 से भी नीचे के प्लेनेट पे भेज देंगे जब तक तुम अच्छे से ट्रेन ना हो जाओ। अगर तुम ठीक परफॉर्म करते हो तो तुम्हें 2-3 लेवल उप के एर्थ में वे भेजेंगे, मगर तुम्हें एर्थ 29 में जाना है तो तुम्हें वहां सभी ट्रेनिंग में अव्वल रहना होगा और वहां के सारे मिशन सही समय पे खत्म करने होंगे। शिव ने कहा पर आप तो कह रहे थे कि मैं वहां ट्रेनिंग करके और वहां के मिशन करके डायरेक्ट एर्थ 29 में भेज दिया जाऊंगा। इस पर राहुल ने जवाब देते हुए कहा कि देखो मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ भेजना है वह तय कर पाऊँ। जो नए लोग ज्वाइंट होते हैं वह लोग तो अर्थ 2 से शुरू करते हैं, पर मैंने उनको तुम्हें किसी तरह एर्थ 12 पे आने के लिए मना लिया है। तुम्हें वहां जाके बहुत मेहनत करनी होगी और सबसे बेस्ट रहना होगा। और एक जरूरी बात, वहां किसी को भी यह बात पता चलनी नहीं चाहिए कि तुम्हारे दादा का नाम आनंद राज है और वह चिप जो तुम्हारे अंदर है वह वही खास चिप है। शिव ने कंफ्यूज होते हुए पूछा और ऐसा क्यों? तो राहुल ने कहा कि सब हमारे भरोसे के ही है, लेकिन हमें लगता है कुछ लोग मिस्टर आहूजा के आदमी भी है जो हमारी जासूसी कर रहे हैं और वहां पे हम लोगों की न्यूज पहुंचाते हैं। और अगर हमारे लोगों को पता चला कि तुम्हारे पास जो चिप है वह सबसे पावरफुल है तो हमारे लोग भी तुम्हें मारने से पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए वहां पे कोई भी तुम्हें मिले वह भले मेरा ही दोस्त या मैं उसको तुमसे क्यों ना मिलाऊं, पर यह बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। यह सुन अब शिव समझ गया कि ये मिशन जैसा वह समझ रहा है उतना भी आसान नहीं, पर उसने मिस्टर राहुल की ओर देखते हुए कहा ठीक है मिस्टर राहुल। फिर मिस्टर राहुल एक फॉर्म लाए और उसपे उन्होंने शिव को साइन करने को कहा। शिव ने कहा यह क्या है? तो मिस्टर राहुल ने कहा यह तुम खुद अर्थ 12 पे जा रहे हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे ऐसा है, और यहाँ पे तुम्हें एक चिप मिल चुकी है ऐसा लिखा। ये सुनकर शिव ने चौंकते हुए पूछा चिप? पर वह तो पहले से ही है तो ऐसा लिखने की क्या जरूरत? तो राहुल ने उसे समझाते हुए कहा हर किसी को यहाँ से जाते वक्त जो चिप मिलती है वह एक मामूली चिप होती है, उसमें सिर्फ थोड़ी पावर ही दी होती है जिससे वह खुद का बचाव कर सके। वो भी वहाँ पे जाके ट्रेन होके खुद अपनी पावर बढ़ाते हैं और अपने चिप की पावर बढ़ाते हैं। यह सुनकर शिव ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने पूछा पर जब मैं जाऊंगा तो माँ से मैं क्या कहूँगा? तो इस पे मिस्टर राहुल ने कहा कह दो तुम 2 दिन के लिए अपने दोस्त के घर पे हो और स्कूल प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो। तो शिव ने कहा और उन्होंने मेरे फ्रेंड को फोन देने को कहा और बात करने कहा तो मैं क्या करूं? इस पे मिस्टर राहुल ने कहा उसकी चिंता तुम मत करो, सिर्फ फोन लो और कह दो और कहे कि दोस्त को फोन दो तो मुझे दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने ड्रोवर से एक मोबाइल निकाला और शिव को दे दिया। शिव ने अपनी माँ को कॉल और जैसा राहुल ने कहा था वैसा कह दिया। तब शिव की माँ ने उसके दोस्त से बात कराने को कहा तो उसने राहुल को फोन दे दिया। तब राहुल ने उस मोबाइल का एक फंक्शन तुरंत ऑन करके बात करने लगा, पर अब जब वह बात कर रहा था तो उसकी आवाज तो नॉर्मल थी, पर शिव की माँ को ऐसा लगा कि कोई 18 साल का लड़का बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर बात करके वह मान गई और फोन रख दिया। शिव ने कहा मगर अब तो मुझे मेरी पावर और इससे कैसे यूज करते हैं वह तो दिखाओ। तो इस पर मिस्टर राहुल ने कहा अब मैं तुम्हारी चिप को एक्टिव कर देता हूँ, लेकिन अभी इसको कैसे यूज करते हैं और इसकी पावर के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वरना तुम वहां गलती से भी इसका यूज कर लोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। इसलिए मैं सिर्फ चिप को एक्टिव करूंगा, इसका यूज तुम वहां जाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें सिखा दिया जाएगा। शिव को मिस्टर राहुल की बात सही लगी और फिर उसने ठीक है कहा।
तो मिस्टर राहुल ने आगे कहा, तो चलो आज तुम्हारी चिप को मैं एक्टिव कर देता हूँ। ऐसा कह के वह केबिन के बाहर जाने लगे और शिव उनके पीछे पीछे वे अपने केबिन के बाहर आके जहाँ पूरे कंपनी के पानी सप्लाई था उस ओर जाने लगे। यह देख के शिव थोड़ा हैरान हो गया और पूछने लगा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो मिस्टर राहुल बोले, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वह लोग वहां पे जाके एक छोटे केबिन के अंदर चले गए। वहां एक आदमी था, उसने मिस्टर राहुल को देख के ग्रिड किया। फिर वे लोग उस केबिन में चले गए। शिव ने देखा वहां एक लिफ्ट थी। वे उसके अंदर चले गए। उसने देखा लिफ्ट में सिर्फ 3 बटन है। राहुल ने सबसे नीचे का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। शिव को लगा शायद हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वे एक बड़ी लैब के अंदर थे। वहां तकरीबन 30 से 40 लोग थे और उनमें से कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और कुछ लैब में केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर वे लोग एक बड़े से कमरे के अंदर दाखिल हुए। वहां एक बड़ा सा कंप्यूटर था और एक इंसानों को स्कैन करें ऐसी स्कैनिंग मशीन थी। वे लोग वहां चले गए। फिर मिस्टर राहुल ने उसे यह दिखाते हुए कहा, जो दूसरे प्लेनेट जाता वह पहले यहां से अपनी चिप सेट करवाते हैं, पर तुम्हारे पास तो पहले से ही है, पर हमें कंप्यूटर में इसकी एंट्री दिखानी होगी जिससे दूसरों को लगे कि तुमने अभी अभी चिप लगवाई है। ऐसा कहकर वह एक नई चिप लेते हैं और उसकी एंट्री कंप्यूटर में करते हैं और फिर उस चिप को वह तोड़ के कबाड़ में फेंक देते हैं और फिर शिव के हाथ को वह उस स्कैनिंग मशीन की और लाके वहां पे रख देते हैं। फिर मशीन हाथ को स्कैन करके चिप की डिटेल उस नई चिप के साथ लिंक कर देते हैं जिससे किसी को कोई शक ना हो। शिव ये सब गौर से देख रहा था। फिर जब सब हो गया तो मिस्टर राहुल ने शिव से पूछ, इस चिप का नाम क्या रखना है? यह सुन शिव मिस्टर राहुल की ओर देखने लगा तो मिस्टर राहुल ने कहा, हर एक चिप का नाम होता है क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में उसे जब तक तुम अच्छे से यूज करना ना सीख जाओ तो तुम्हें कमांड देने से पहले उसे उसके नाम से बुलाना होगा, तभी वह ऑन होंगी। यह सुनकर शिव सोचने लगा कि चिप का क्या नाम दिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद